मार्केट में एक नया यंत्र आ गया है जिसमें एक साइड से आप चोर को डालो तो दूसरी तरफ से दानवीर निकल सकता है, और एक साइड से अगर आप फ्रॉडस्टर को डालो तो दूसरी तरफ से कट्टर ईमानदार निकल सकता है। क्या आपको पता है इस नए यंत्र के बारे में? तो इस नए यंत्र का नाम है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट इंटरनेट की वो गंगा है जिसमें अगर आप डुबकी लगाओ तो आपके सारे पाप धुल सकते हैं। तो अगर आप इंटरनेट पर एक्टिव हो तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली विजय मल्ल्या का एक पॉडकास्ट आया। वही विजय मल्ल्या जो इंडिया से भागकर बाद में मीडिया के सामने कभी नहीं दिखे, वही विजय मल्ल्या पॉडकास्ट में ये कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। उन्होंने कहा कि जो गलती है वो गवर्नमेंट की है, बैंक्स की है, जुडिशरी सिस्टम की है और मीडिया की है। वो बिल्कुल निर्दोष है और दानवीर भी है। रिसेंटली उन्होंने काफी दान धर्म का काम भी किया है अकॉर्डिंग टू हिम। पर क्या ये सब सच है? क्या विजय मल्ल्या सही में निर्दोष है और सही में गलती गवर्नमेंट, बैंक्स और बाकी लोगों की है, या फिर ये सारी बातें सिर्फ उन्होंने अपनी इमेज सुधारने के लिए की है? बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। साथ में बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो एक चीज क्लियर होगी। देखिए, इंडिया में दो तरीके के लोग हैं। एक मानते हैं कि विजय मल्ल्या चोर है, दूसरे मानते कि नहीं विजय मल्ल्या निर्दोष है, विजय मल्ल्या के साथ काफी कुछ गलत हुआ है। तो दोनों साइड को हम समझने की कोशिश करेंगे और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये पता चल जाएगा कि विजय मल्ल्या चोर है या फिर नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक सूचना देना चाहूंगा कि रिसेंटली हमने मेंबर्स ओनली कम्युनिटी शुरू की है, जिसे आप यहाँ ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन कर सकते हो। इस कम्युनिटी में आपको 3 लेवल्स मिलती हैं। तीनों लेवल पर आपको अलग अलग पर्क्स मिलते हैं। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उसमें सबसे ज्यादा पसंद होगी स्मार्ट इन्वेस्टर को आ रही है, जिसमें स्टॉक ऑफ द मंथ और बाकी काफी सारी चीजें वहां पर आपको मिलती है अलॉन्ग विद प्रीमियम इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट। डिटेल जानकारी के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप को जरूर एक्सप्लोर कीजिए। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आखिर विजय मल्ल्या को भारत से भागने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें समझने की जरूरत है। तो अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो यूनाइटेड ब्रीवरीज, मल्ल्या फैमिली ने ये कंपनी शुरू नहीं की थी। ये कंपनी शुरू की थी थॉमस लिशमैन ने 1915 में। फिर विट्ठल मल्ल्या यानी कि विजय मल्ल्या के फादर, उन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया एट द एज ऑफ 22 और धीरे धीरे उन्होंने इस कंपनी में स्टेक अक्वायर करना शुरू किया। फिर बाद में 1948 में जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर चले गए तब वो यूबी के फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर और चेयरमैन बने। उसके बाद उन्होंने यूबीज को ब्रीवरीज, डिस्टिलेशन, पॉलीमर्स, बैटरीज, फूड, फार्मा, इन सारी चीजों में एक्सपांड किया। साथ ही मैकडॉवेल को 1951 में अक्वायर किया। साथ ही फॉरेन लिकर ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग भी उन्होंने इंडिया में शुरू की। फिर 1983 में जब विट्ठल मल्ल्या की डेथ हुई तो उसके बाद सारा कारोबार विजय मल्ल्या के हाथ में आया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप जिंदगी में एक चीज मिस कर रहे हो और वो है अनलिमिटेड कैशबैक। क्रेडिट पे लाया है यस बैंक एस क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको मिलता है फ्लैट 2% का डिस्काउंट ऑन यूपीआई पेमेंट्स। यानी इस क्रेडिट कार्ड को आपको यूपीआई से जोड़ना है, जो भी यूपीआई पेमेंट आप करेंगे 2% कैशबैक आपको यहाँ पर मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड की एक खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी ज्वाइनिंग फी या फिर एनुअल फीस आपसे नहीं ली जाएगी। लाइफ टाइम के लिए विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन ये फ्री क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा। तो अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव करना चाहते हो तो दिस इज द आइडियल क्रेडिट कार्ड, क्योंकि इसमें ज्वाइनिंग वगैरह कुछ नहीं है। प्लस 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको यहाँ पर मिलता है। और कैशबैक की बात करें तो यहीं पर खत्म नहीं होते। आप यहाँ पर देख सकते हो कि Amazon, Zomato, फ्लिपकार्ट, इस पर 6% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिलता है। मिंत्रा, नायका, डिज्नी हॉटस्टार यहाँ पर 12% का, डोमिनोज, Amazon प्राइम, मेक माई ट्रिप इन पर 24% और OTT प्ले और सोनी लिव पर 60% का डिस्काउंट और बाकी कई सारे ढेरों सारे कैशबैक आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स यहाँ पर हैं। क्रेडिट पे अपनी तरफ से यहाँ पर आपको अलग क्रेडिट पॉइंट्स देता है और यस बैंक अलग देता है। तो एक डबल बोनस, डबल बोनस यहाँ पर आपको मिलता है अलॉन्ग विथ वो सारे डिस्काउंट्स जो मैंने पहले आपको बताए। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बड़ा सिंपल है। सैलरी 25,000 रुपए से ज्यादा है आपकी पर मंथ तो आप इजीली इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सिबिल स्कोर आपका सिंपली 720 प्लस होना चाहिए, जो जनरली सबका होता है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, नो नॉनसेंस कार्ड है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, हिडन चार्जेस वगैरह यहाँ पर नहीं है। अब ज्वाइन करने का कुछ खर्चा तो नहीं है, साथ ही ज्वाइनिंग बोनस भी यहाँ पर आपको मिलता है। तो डोंट मिस आउट ऑन दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लिमिटेड टाइम ऑफर है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अभी अप्लाई कीजिए। हाँ, बस एक चीज़ ध्यान में रहिए, क्रेडिट कार्ड है, इसको सोच समझ कर यूज़ करना है। अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए, कैशबैक के लिए मेनली यूज़ कीजिए, ओवर स्पेंडिंग के लिए नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जब विट्ठल मल्ल्या की डेथ हुई तब कंपनी का जो ओवरऑल टर्नओवर था वो 350 करोड़ का था उस टाइम। विजय मल्ल्या की बात करें तो उन्होंने यूएस में अपनी पढ़ाई वगैरह की। फिर 1977 में जब अल्कोहल बैन आया तो विट्ठल मल्ल्या और विजय मल्ल्या उन्होंने स्ट्रगलिंग अल्कोहल कंपनीज को चीपली खरीदना शुरू किया और एक तरीके से अपनी मोनोपोली इंडिया में बनाना शुरू की। हालांकि विजय मल्ल्या भी चाहते थे कि अपना बिजनेस एक्सपांड किया जाए, इसलिए उन्होंने केमिकल, इंजीनियरिंग, न्यूज़पेपर, इन सारे बिजनेसेस में ट्राई करके देखा, लेकिन कुछ खास सक्सेस उन्हें मिला नहीं। जिसके बाद उन्होंने वापस लिकर बिजनेस पर ही अपना फोकस बढ़ाया। अब देखिए, दारू की आप ऐड बना नहीं सकते, तो इसीलिए विजय मल्ल्या ने बहुत ही स्मार्टली सरोगेट एडवर्टाइजमेंट शुरू की और फिर ये चीज़ बाकी जो ब्रांड्स है, लिकर ब्रांड्स, उन्होंने भी कॉपी करना शुरू किया। तो विजय मल्ल्या का मार्केटिंग माइंड एक तरफ से काफ़ी शार्प था। किंगफिशर सोडा, किंगफिशर वाटर के जरिए
उन्होंने अपनी जो दारू के अलग अलग ब्रांड्स हैं उनकी मार्केटिंग करना शुरू की। लाइफस्टाइल ब्रांडिंग भी उन्होंने की किंगफिशर कैलेंडर के जरिए, अवार्ड्स, डर्बी, विला एटसेट्रा। इससे किंगफिशर स्विमसूट कैलेंडर इन्होंने लॉन्च किया। अपनी करियर की शुरुआत में दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ भी इन कैलेंडर में दिखती थी। और फिर आईपीएल की जब बारी आई तब विजय मल्ल्या ने देखा कि ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने ब्रांड्स की सरोगेट मार्केटिंग करने की। और उन्हें जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नाम रखा है, तो रॉयल चैलेंज जो है उनकी काफी फेमस विस्की है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं, लेकिन इन सारी चीजों के चलते यूनाइटेड ब्रीवरीज बहुत एक बड़े पैमाने पर चली गई और 2005 तक ये कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लिकर मेकर बन गई। जहां पर इंडियन कंपनीज बाहर कंट्रीज में जाने में एक्सपांड करने में कतराती है, वही किंगफिशर बियर 50+ कंट्रीज में अवेलेबल थी। 2012 में उसका 50% मार्केट शेयर था बियर बिजनेस में। इन्हीं सब चीजों के चलते विजय मल्ल्या बन गए 40th रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। नाउ विजय मल्ल्या जो है मार्केटिंग माइंडेड पर्सन है, तो उन्होंने देखा कि देखिए जो लिकर बिजनेस है बहुत ही हेवीली रेगुलेटेड है, तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट यहाँ पर लगता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पॉलिटिक्स में जाया जाए। तो इस तरह से ही वॉज इलेक्टेड राज्यसभा एमपी फ्रॉम कर्नाटका इन 2002 सपोर्टेड बाय जेडी एंड कांग्रेस। और 2010 में फिर एक बार वो राज्यसभा एमपी बने विद द सपोर्ट ऑफ बीजेपी एंड जेडी। यानी अगर आप देखें तो विजय मल्ल्या टुक लॉट्स ऑफ गुड डिसीजंस, जिसके चलते उन्हें बहुत ज्यादा फायदा भी मिला, लेकिन उन्होंने 3 बहुत गलत डिसीजंस ली जिसके चलते उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। उनका जो सबसे पहला डाउनफॉल था वो काफी इंटरेस्टिंग है जानना। उनके जो बेटे हैं सिद्धार्थ, उनके 18th बर्थडे पर विजय मल्ल्या ने सोचा कि उनको कुछ गिफ्ट दिया जाए। अब कोई फादर रहेगा तो गिफ्ट क्या देगा, एक पार्टी देगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लड़के को पसंद है वो देगा। लेकिन विजय मल्ल्या ने उनके बेटे के 18th बर्थडे पर किंगफिशर एयरलाइंस की अनाउंसमेंट की 15 नवंबर 2004 को। हालांकि विजय मल्ल्या का अब ये कहना है कि ये सच नहीं है, कंपनी के मैनेजमेंट ने ये डेट डिसाइड की थी, मैंने नहीं की थी। फिर जब बैंक्स ने किंगफिशर एयरलाइंस को शुरुआत में लोन देने से मना किया, एकदम शुरुआत की बात है, तो विजय मल्ल्या ने क्या किया कि अपने खुद के 400 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर दिए, जबकि कंपनी के मैनेजमेंट ने उन्हें कहा था कि आप खुद के इतने ज्यादा पैसे इस कंपनी में मत डालिए। और विजय मल्ल्या का जो विजन था वो ये था कि एक लग्जरी एयरलाइन बनाना, फुल सर्विस। उस जमाने के हिसाब से आप देखिए, स्क्रीन होगी, हेडफोन्स थे, क्वालिटी फूड, एयर होस्टेस सिलेक्टेड बाय मल्ल्या। अब इस कंपनी ने जल्द ही 25% का मार्केट शेयर भी गेन किया इंडियन मार्केट में। इट्स वेरी टफ शॉर्ट पीरियड में ये करना, बट प्रॉब्लम ये था कि एट द एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट। कंपनी कभी प्रॉफिट में गई नहीं, कंटिन्यूस लॉसेस में थी। अब लॉसेस में है तो प्रॉफिट पर फोकस करने के बजाय उन्होंने सोचा कि और इसे एक्सपांड करते हैं। तो 2007 में इन्होंने इंटरनेशनल ऑपरेशन एक्सपांड करने के बारे में सोचा। उसके बाद एयर डेक्कन को इन्होंने 2007 में खरीदा 550 करोड़ में, और एयर डेक्कन का नाम रख दिया किंगफिशर रेड। देखिए वही एयर डेक्कन है। अगर आपने सुर्राई पोटरू या फिर सरफिरा मूवी देखी होगी, जिसमें एक आदमी दिखाया जाता है जो बहुत पैशनेट रहता है, बहुत उसको स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। तो परेश गोयल नाम का एक व्यक्ति रहता है जो काफ़ी प्रॉब्लम्स देता है उस एयरलाइन को। तो हालांकि उसमें ऐसा दिखाया है कि द मेन विलन उन्होंने जो दिखाया वो परेश गोयल को नरेश गोयल, जो जेट एयरवेज के चेयरमैन थे, उनके बारे में बताया। उसमें विजय मल्ल्या जैसा एक शख्स भी आपको दिखेगा। अब हालांकि वो कंपनी भी शुरुआत हुई कि लो बजट एयरलाइन, लेकिन वो कंपनी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाई। तो विजय मल्ल्या ने सोचा कि लग्जरी एयरलाइन तो है ही है, एक लो कॉस्ट एयरलाइन भी रखते हैं। तो उन्होंने एयर डेक्कन कैप्टन गोपीनाथ से खरीद ली। लेकिन अगेन पहली कंपनी लॉस में, एक और कंपनी आ गई, उसके लॉसेस अलग, और इस तरह से लॉसेस की जो गंगा है, जमुना है, वो बहने लगी। अब इसी दौरान जब कंपनी लॉस में थी और भी प्रॉब्लम्स आ पड़ी एक ही टाइम में। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया। क्रूड ऑयल की प्राइस देखिए कि अगर एयरलाइन के लिए सबसे बड़ा खर्चा अगर कोई है तो एविएशन फ्यूल है, तो यहाँ पर $140 के करीब क्रूड ऑयल तब चला गया था। अब ऐसे में एक्सपेंसेस और ज़्यादा बढ़ने की वजह से कंपनी धीरे धीरे और प्रॉब्लम्स में जाने लगी। अब विजय मल्ल्या का यहाँ पर कहना है कि अराउंड दिस टाइम उन्होंने प्रणब मुखर्जी को रीच आउट किया और प्रणब मुखर्जी से कहा कि कंपनी को अभी मुझे डाउन साइज करना चाहिए शायद, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बावजूद भी उन्होंने नए एयरक्राफ्ट्स बाय किए 2009 में, 2010 में, जिससे फाइनेंशियल स्ट्रेन और बढ़ता चला गया और साथ ही 9,000 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर चढ़ गया, जिसमें से 900 करोड़ रुपीस IDBI बैंक से थे। इस लोन की खास बात ये उस जमाने में ये लोन काफी चर्चा में आ गया था क्योंकि ये लोन संडे के दिन पास हुआ था। संडे के दिन एक सरकारी बैंक में 1600 करोड़ फिर 17 बैंक से उन्होंने रेज किया था 2008 और 2010 के बीच एज अ लोन। लेकिन जिस तरह से प्रॉब्लम बढ़ रही थी, जैसे आप देख रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो प्रॉब्लम आज ना कल आने वाली है। और वो आना जब शुरू हुई तो कंपनी अपने जो फ्यूल के खर्चे हैं वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम या फिर BPCL को नहीं दे पाए, एयरपोर्ट की कॉस्ट पे नहीं कर पाए, कई सारे चेक्स इनके बाउंस हो गए, लीगल केसेस इन पर चढ़ गए, जैसे GMR एयरपोर्ट ने इन पर लीगल केस चढ़ाई, इनके CFO को जेल हो गई, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 7 मंथ तक सैलरी नहीं मिली। उसके बाद सारे जो पायलट्स वगैरह स्ट्राइक पर चले गए। और इसके बाद जो आखिरी उम्मीद थी कंपनी के लिए वो ये थी कि इतिहाद एयरवेज उस टाइम काफ़ी इंटरेस्टेड थी कंपनी में स्टेक अक्वायर करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इस डील को डिनाई किया, जिसके बाद कंपनी और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई
फिर एंड रिजल्ट ये था कि 2012 में इनका लाइसेंस कैंसिल हो गया। फिर जो इतिहाद किंगफिशर में इन्वेस्ट करने वाला था, बाद में उसने जेट एयरवेज में इन्वेस्ट कर लिया। और जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो बैंक सारी मल्ल्या जी के पास चली गई कि पैसा दे दीजिए अब हमारा, आपसे तो हो नहीं रहा, अभी कंपनी तो खत्म होने पर आ गई है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पर्सनल गारंटी देता हूँ 1500 करोड़ की, और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 6600 का, वो मैं पे करता हूँ। सिर्फ प्रिंसिपल पे करूंगा, इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा। तो बैंक ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हमें तो इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ चाहिए, और इस तरह से बैंक ने इस डील को रिजेक्ट कर दिया। बाद में जब लोन रिकवर नहीं हुआ तो IDBI के कई सारे ऑफिशियल्स को भी जेल में जाना पड़ा, क्योंकि संडे के दिन उन्होंने जो लोन पास किया था उस पर इंक्वायरी शुरू हो गई और वो चीज़ें आगे चलकर और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब देखिए, ऐसा नहीं था कि सारे जो लोन्स थे वो सरकारी बैंक्स ने ही दिए थे। ICICI और HDFC बैंक ने भी लोन दिया था, और उसके अगेंस्ट में उन्होंने विजय मल्ल्या की कुछ कंपनीज के शेयर्स गिरवी रखे थे। जैसे उनको पता चला कि पैसा नहीं मिल रहा है, उन्होंने वो शेयर्स बेच दिए और अपना पैसा रिकवर कर लिया। अब आप सोचेंगे कि सरकारी बैंक्स ऐसा क्यों नहीं कर पाई? तो सरकारी बैंक्स ने एक तो कुछ अजीब तरह से लोन दिए। जैसे एक बैंक ने संडे को लोन पास किया, कैसे पास किया सबको पता है। काफ़ी सारी बैंक्स ने इतने हाई वैल्यूएशंस पर ये लोन पास किए कि वहाँ से पैसा रिकवर करना वॉज वेरी वेरी टफ। फिर बाद में विजय मल्ल्या बहुत ज़्यादा बैकलैश में तब आए जब लोगों की सैलरी उन्होंने दी नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी पार्टी उन्होंने रखी थी जिसमें एनरिके आया था। साथ ही इसी दौरान उन्होंने काफ़ी एक्सपेंसिव ऑक्शंस अटेंड किए। टीपू सुल्तान की जो तलवार है वो खरीदी more than 1 करोड़ में, गांधी स्टैचू फॉर मिलियंस, और अपनी जो PR स्पेंडिंग है इस दौरान भी उनकी चलती रही। हालांकि विजय मल्ल्या का इस पॉडकास्ट में ये कहना है कि इन चीज़ों से प्रॉब्लम हल नहीं होती थी, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, पैसा बहुत बड़ा लगता था। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर इतनी डिस्ट्रेस लेवल में कंपनी है तो थोड़ी बहुत अमाउंट से अगर कुछ लोगों का भी काम हो जाता तो कुछ लेवल पर तो हेल्प ज़रूर हो सकती थी, रिलीफ मिल सकती थी एम्प्लॉयज़ को। इसी दौरान टेलीविजन पर एक और चीज़ आने लगी मीडिया में कि विजय मल्ल्या इज टेकिंग 33 करोड़ रुपीज़ का सैलरी एवरी ईयर, और वहाँ पर जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है। लेकिन अब विजय मल्ल्या का ये कहना है कि ये सारी चीज़ें सरासर झूठ है। फिर बाद में जब चीज़ें हाथ से चली गई तो CBI ने लुकआउट नोटिस जारी किया अगेंस्ट विजय मल्ल्या इन अक्टूबर 2015, और फिर 2 मार्च 2016 को विजय मल्ल्या 55 सूटकेसेस के साथ इंडिया छोड़कर लंदन भाग गए। अब हालांकि विजय मल्ल्या का अभी ये कहना है कि भागने से पहले मैंने अरुण जेटली को, जो उस टाइम मिनिस्टर थे, उनसे क्लियरली ये कहा था कि एक मीटिंग के लिए मैं लंदन जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा। लेकिन बाद में क्या हुआ आपको पता ही है। तो स्टेप बाय स्टेप अब मैं जाता हूँ उन चीज़ों पर जो विजय मल्ल्या कंप्लीटली डिनाई कर रहे हैं। तो उसमें एक सबसे पहली चीज़ जो विजय मल्ल्या कहते हैं कि मुझे इसलिए जेल हो रही है क्योंकि मेरी कंपनी फेल हो गई। तो कंपनी फेल हो गई, इसमें मेरी गलती नहीं है, ऐसा विजय मल्ल्या का क्लियर कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, आप गौतम थापर देखिए, उनकी कंपनी फेल हो गई, उन्हें जेल में डाला गया। आप नरेश गोयल को देख लीजिए, उनकी कंपनी फेल हुई, उन्हें जेल में डाला गया। तो इंडिया में कुछ ऐसा है कि आपकी कंपनी फेल हो जाती है तो आपको जेल में डाला जाता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ पर गौर करेंगे तो मैं आपको इन जो 3 नाम उन्होंने लिए, उन सब में एक चीज़ कॉमन है। देखिए, इंडिया में क्या है कि 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। अगर सही में फिर वो कुछ छोटे लेवल के हो, कुछ बड़े लेवल के हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो 90% फेल बिजनेसमैन आज जेल में है। अगर ऐसा होता तो मेरे भी कुछ शुरुआती बिजनेसेस फेल हुए हैं, आप में से भी काफ़ी सारे लोगों के बिजनेसेस फेल हुए होंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं और आप फिर विल एंड अप इन जेल। थिंग इज दैट कि अगर आप ये आर्टिकल देखेंगे, सो इट इज़ क्लियरली सेइंग दैट विजय मल्ल्या डाइवर्टेड 3700 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम इंडियन बैंक लोन फंड्स। और ये पैसा उन्होंने कहाँ पर डाइवर्ट किया? तो अपनी प्राइवेट मज़े की चीज़ें करने के लिए, फिर वो F1 रेसिंग हो या फिर प्राइवेट जेट्स हो, इन सारी चीज़ों के लिए। और ये चार्टशीट में आप इसे डिटेल में पढ़ भी सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बहुत सारा पैसा, जो लोन का पैसा था, जो बैंक्स का पैसा था, जो उनको बिजनेस के लिए दिया गया था, उस पैसे को ज़ाती चीज़ों के लिए यूज़ करना शुरू किया। विजय मल्ल्या पर यह भी आरोप है कि बहुत सारा लोन का जो पैसा है उन्होंने बाहर कंट्रीज, जो टैक्स हेवन्स रहती है, उन कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र किया। तो मनी लॉन्ड्रिंग है, फंड डाइवर्जन है, ये सारी चीज़ें की है। अगर सिर्फ नॉर्मल बिजनेस फेलियर होता तब ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हो, और यही चीज़ है अगर आप गौतम थापर के केस में भी देखेंगे तो सिंपली सर्च गौतम थापर फंड डाइवर्जन। तो गौतम थापर फंड डाइवर्जन सर्च करने के बाद आपको पता चलेगा कि ईडी ने उनकी 678 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज वो अटैच की है। आरोप यह है क्या है? तो आरोप यह है कि 2435 करोड़ का जो लोन उन्होंने लिया था वो उन्होंने खुद अपने लिए यूज़ किया, मनी लॉन्ड्रिंग की, बाहर देश में अपने लिए यूज़ करना शुरू किया। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल फ्रॉड के केस के तहत ही नरेश गोयल जेल में है। क्या कारण है? कारण यही है कि अगेन फाइनेंशियल फ्रॉड्स अपनी कंपनी के लिए करी। इसमें नुकसान किसका हुआ? बैंक्स का हुआ। इन सारी कंपनी जिनके हम बात करें, किंगफिशर एयरलाइंस, लाखों शेयर होल्डर्स थे, पैसा डूब गया 0 रुपये। गौतम थापर की जो कंपनी थी CG पावर, उसे बाद में उसमें भी लोगों का पैसा डूब गया। बाद में मुरुगप्पा ग्रुप ने उस कंपनी को अक्वायर किया। तीसरी कंपनी नरेश गोयल जेट एयरवेज, लोगों का पैसा डूब गया। उसमें मिस्टर झुंझुनवाला भी एक इन्वेस्टर थे, उनके पोर्टफोलियो में जाके देखेंगे तो उनका भी पैसा उस कंपनी में डूब चुका था।
तो दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू बैंक्स। इस फ्रॉड के कारण लाखों शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ है। पब्लिक का पैसा जो लोन है, सरकारी बैंक्स का लोन है, पब्लिक का टैक्स पेयर्स का पैसा, क्योंकि बाद में सरकारी बैंक्स को गवर्नमेंट ने फंड्स भी प्रोवाइड किया कि आप दिक्कत में नहीं आनी चाहिए, आपका रहना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हुई है। लेकिन एक और चीज़ जो सोशल मीडिया पर आजकल ये भी चल रही है कि अगर विजय मल्ल्या पर कार्रवाई होती है तो फिर अनिल अंबानी पर क्यों नहीं, क्योंकि फंड डाइवर्जन के आरोप उन पर भी है। तो बिल्कुल सेबी ने अभी रिसेंटली उनको और उनकी कंपनी के जो काफ़ी सारे लोग हैं उन पर करीब 600 करोड़ के फाइन लगा दिए। उन पर भी आरोप यही है कि फंड डाइवर्जन का। सेबी ने तो उन पर कार्रवाई की है, लेकिन सेबी के पास वो राइट्स नहीं है कि सेबी किसी को जेल में डाल सके। तो बाकी जो एजेंसीज है वो क्या करती है वो देखना होगा। अब जब पैसा मिल नहीं रहा था तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गया और उन्होंने देखा कि चलो फटाफट प्रॉपर्टी अटैचमेंट करते हैं और पैसा रिकवर करना शुरू करते हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ अटैचमेंट उन्होंने जून 2016 में शुरू किया। 34 करोड़ का बैंक बैलेंस जब्त किया। 2 फ्लैट्स मुंबई पुणे के, इंडस्ट्रियल प्लॉट चेन्नई का, कॉफी प्लांटेशन लैंड इन कुर्ग, प्लस जो इनका किंगफिशर टावर है जो काफ़ी हसीन दिखता था बेंगलोर में, वो सारी चीज़ें अटैच कर ली, जब्त कर ली। साथ ही तभी ईडी को ये भी पता चला कि कंपनी ने एयरक्राफ्ट लीज लेने हैं, इसके लिए 423 करोड़ बाहर भेजे थे, लेकिन उसके लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कंपनी के पास नहीं थे। ईडी ने फिर मनी लॉन्ड्रिंग की केस इनके खिलाफ फाइल की मार्च 2016 में, और फिर 3 सितंबर को ईडी ने 6027 करोड़ रुपीस विजय मल्ल्या के अटैच किए, जिसमें किंगफिशर टावर के मल्टीपल फ्लैट्स थे, यूएसएल यूनाइटेड ब्रीवरीज के शेयर्स थे, मैकडोवेल होल्डिंग के शेयर्स थे। और इस तरह से 3 राउंड्स ऑफ अटैचमेंट में ईडी ने 9661 करोड़ रुपीस अटैच किए। और बाद में थोड़ी और अटैचमेंट इसमें हुई तो टोटल चली गई 14,100 करोड़ पर। 14,000 करोड़ की अटैचमेंट हुई। बैंक्स का ये कहना है कि 9,000 करोड़ रुपीस मिस्टर मल्ल्या को हमें देने थे, उनकी कंपनीज को हमें देने थे। मिस्टर मल्ल्या का कहना है कि 9,000 की फिगर नहीं है, फिगर है 6,000 करोड़ के आसपास की, जो उन्होंने पॉडकास्ट में एक डॉक्यूमेंट के तौर पर दिखाया अभी। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी अमाउंट मेरे ऊपर थी उससे ज़्यादा अभी रिकवर कर चुके हैं। तो मिस्टर मल्ल्या ने यहाँ पर ये कहा है कि जो भी अमाउंट है मैं रिटर्न कर चुका हूँ, बट रियलिटी ये है कि ये अमाउंट इन्होंने रिटर्न नहीं की है। ये अमाउंट ईडी ने जब्त की है, खुद जाके डिफरेंट एसेट्स ढूंढे और पैसा खुद से जब्त किया है। इसमें मिस्टर मल्ल्या की तरफ से कोई इनपुट नहीं था। इस पर विजय मल्ल्या का कहना है, जिस पे वेरीफाई करना काफ़ी टफ है, कि मैंने खुद बैंक से कई बार निगोशिएट करने की कोशिश की, लेकिन बैंक्स राज़ी नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास मतलब एक चीज़ लॉजिक तो बनता है कि उनके पास जितने बैंक्स के लोन थे उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ तो थी, तो अपनी प्रॉपर्टीज़ और बाकी चीज़ें बेचकर वो अमाउंट दी जा सकती थी। लेकिन उनका ये कहना है कि बैंक्स ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और ईडी ने फिर प्रॉपर्टी जब्त की, तो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी लोन अमाउंट से। तो कंक्लूजन में अगर जाके बात करें तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ चुरा ली है और फिर पुलिस जाकर वो चीज़ उससे वापस लेती है, तो दैट डजंट मीन दैट कि वो एक अच्छा व्यक्ति है। आखिर किया जो उसने वो तो गलत ही था। तो इस केस में भी जो कंट्री से भाग जाना और बैंक्स का पेमेंट ना करना वो एक प्रॉब्लम था। साथ ही जो फंड डाइवर्जन, मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें हैं, वो भी एक मिसयूज़ ऑफ मनी था। बैंक्स को इसमें नुकसान हुआ और इसमें भी ऑफ कोर्स सरकारी बैंक्स में भी काफ़ी सारे लोग ऐसे पाए गए जिन्होंने भी इसमें हाथ मिलाकर ये सारी चीज़ें की। मनी लॉन्ड्रिंग थी, फंड डाइवर्जन था, ये सारी चीज़ें थी, जिसके चलते शेयर होल्डर्स का पैसा डूब गया, जिसके चलते बैंक्स को नुकसान हुआ और अल्टीमेटली टैक्स पेयर को भी इस पूरे मामले में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो सवाल ये भी है कि अगर आपके पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थी तो फिर फंड डाइवर्जन की और मनी लॉन्ड्रिंग की इतनी ज़रूरत भी क्या थी, वो भी बैंक से लिए पैसों से, जहाँ से ये मेन मामला सामने आया। अगर कोई कंपनी पर बहुत बड़ा लोन है, वो कंपनी फेल हो जाती है, तो दैट डजंट मीन दैट कि कंपनी के फाउंडर्स जेल में जाएंगे। तो जेल वाली बात के लिए यहाँ पर फंड डाइवर्जन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें आ गई, जिसकी वजह से मामला बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया। सो एक कारण ये भी हो सकता है कि जब कंपनी क्राइसिस में थी, लोग क्राइसिस में थे, कंपनी के एम्प्लॉयज़ क्राइसिस में थे, तब मिस्टर मल्ल्या वॉज स्टिल लिविंग हिज लैविश लाइफस्टाइल। तो शायद उन्होंने सोचा नहीं कि इतना ज़्यादा ये बैकफायर करेगा, और जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बैकफायर कर गई, आउट ऑफ हैंड चली गई, तो उन्होंने सोचा कि हाथ खड़े करके यहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से फिर प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई और फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। देखिए, अटैचमेंट्स तो हो गई है, लेकिन आरोप जो है मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी के, वो अभी भी वही के वही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि जो सारी चीज़ें हैं उसकी क्लैरिटी आपको आ गई होगी, क्योंकि इंडिया में हर साल कई सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती है। इंडिया में क्या, बाहर कंट्रीज़ में भी हो जाते हैं, दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। बट उसका ये मतलब नहीं है कि सारे फाउंडर्स और सारे लोग फिर जेल में जाएंगे। जेल में वही जाएगा जिसने गलत काम किया है, जो सही तरीके से बिजनेस किया, थिंग्स डिडंट वर्कआउट, तो फिर वो बैंक की गलती मानी जाती है कि आपने प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं किया, जिसकी वजह से आपको नुकसान भुगतना पड़ रहा है। अब जो भी एसेट्स कंपनी के बाकी है वो बेचो और वहाँ से पैसा रिकवर करो, अनलेस एंड अनटिल पर्सनल गारंटीज ना दी हो। मिस्टर मल्ल्या के केस में एक और प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये थी कि पर्सनल गारंटीज भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे बिजनेसमैन को अवॉइड करना चाहिए, गिविंग पर्सनल गारंटीज एंड एट द सेम टाइम फंड डाइवर्जन, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो थैंक यू सो मच। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो ऑफकोर्स मिस्टर मल्ल्या का ये जो केस है वो उतना सीधा साधा भी नहीं है,
तो ऑफकोर्स उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें अपनी साइड में कही है, वो भी सही है, लेकिन पूरी तरह से ये कहानी ऐसी भी नहीं है कि जैसा वो कह रहे हैं सब कुछ वैसा ही है। सो बाकी तो आप समझदार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और जाते जाते क्रेडिट पे को ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है, आपको इंप्रूव करना है, तो दिस इज अ बेटर चांस कि आप इनका क्रेडिट कार्ड लेकर बेटर यूज़ करें और ओवर एक्सपेंड ना करें। एंड थैंक यू।